बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब किस नंबर 183 मुलाहिदा फरमाएं। यकायकाहनी दरवाजे से बाहर कदमों की आवाज़ आई। फिर बड़ी उजरत में दरवाज़ा खोला गया। वास की घबराई हुई सूरत दिखाई दी। उसके अकब में 2 मुसल्लह अफराद थे। एक के हाथ में रोगन से जलने वाली मशल थी। वास ने कहा, रुस्तम, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें हमारे साथ जाना है। क्या हुआ? अभी सब कुछ बताते हैं, वास ने हाँफी आवाज़ में कहा। फिर एक राइफल बरदार से मुखातिब होकर हिदायत जारी की। राइफल बरदार तेज़ी से रुस्तम के करीब आए और अजीब वजह की लंबूतरी चाबी की मदद से रुस्तम की बेड़ी खोल दी। रुस्तम को बाहर लाया गया। तवील गुफा से निकलने के बाद वो बाहर खुले आसमान के नीचे आए। आज कई हफ्ते के बाद रुस्तम ने तारों और चांद की रोशनी देखी थी और अपने इर्द गिर्द आज़ाद फ़ज़ा का बहाव महसूस किया था। ये जगह उसकी जानी पहचानी थी, मगर हर शय अनोखी और नई लग रही थी। मौसम बहुत सर्द नहीं था और हवा भी थमी हुई थी। तांबसी के तूलो अर्द में एक हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। 3-4 घुड़सवार पाउंदे भागते इनके सामने से गुजर गए। रुस्तम ने 2 औरतों को देखा जो अपने बच्चे उठाए अफरा तफरी में एक झोंपड़े से दूसरे झोंपड़े में मुंतकिल हो रही थी। कहीं फिर तो लड़ाई शुरू नहीं हो गई? रुस्तम ने वास से पूछा। वास ने नफी में सारी लाया, नहीं, ये और तरह की गड़बड़ है। त्यौहार के मौके पर रीछ का खेल बहुत शौक से देखा जाता है। उसके लिए एक बड़ा रीछ मंगवाया गया था। ये रीछ अभी थोड़ी देर पहले जंजीर तुड़ाकर भाग गया है। कहाँ गया है? रुस्तम ने पूछा। यही सवाल ज़्यादा अहम है, वास ने जवाब दिया। वो बदबख्त सीधा उस गोदाम में घुसा है जहाँ हमारा एमुनिशन पड़ा है। डायनामेट, गोलियाँ, दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर, बहुत कुछ है वहाँ। अब वहाँ गोली भी नहीं चलाई जा सकती। किसी न किसी को गोदाम के अंदर घुसकर ही उसे पकड़ना या मारना होगा। और इस मज़ेदार काम के लिए तुम लोगों को मैं नजर आया हूँ? रुस्तम ने तंज किया। तुम ये काम कर सकते हो रुस्तम। अगर अगले 15-20 मिनट में ये काम ना हो सका तो बहुत नुकसान हो सकता है। रीछ अंदर दंदनाता फिर रहा है। उसने एमुनेशन वाली कोई पेटी उल्टा दी या डायनामेट की स्टिक को चबा लिया तो पूरा गोदाम धमाके से उड़ जाएगा और साथ ही आधी से ज़्यादा बस्ती भी उड़ जाएगी। रुस्तम, तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें इसका ख़ास तजर्बा हो चुका है। अगर ये मुसीबत तुमने टाल दी तो यकीन करो बर्क जान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हो सकता है कि बाकी सज़ा भी माफ़ हो जाए। ये एक सुनहरी मौका मिला है तुम्हें, इससे फ़ायदा उठाओ रुस्तम। फ़ायदा तो तब उठाऊं जब वहाँ से ज़िंदा बचने का कोई इम्कान होगा, रुस्तम ने खुश्क लहजे में कहा। वो बातें करने के साथ साथ चलते भी जा रहे थे। बस्ती में त्यौहार की आमद के आसार वाज़े तौर पर महसूस किए जा सकते थे। झोंपड़ों और गरुंदों पर रंगों से नक्शो निगार बनाए जा रहे थे। जा बजा रंग बिरंगे झंडे और झंडियाँ लहरा रही थी। कहीं कहीं पाक दरख्त आबूक के खुश्क तनों को बर्फ में गाड़ा गया था और दरख्त की शाखों पर लालटेनें आवेज़ां की गई थी। इन लालटेनों की चिमनियों को रंग बिरंग कागज़ों से ढांप कर रोशनियों को दीदा ज़ेब बनाया गया था। एक जगह रुस्तम को अल्पाइन के फूल नजर आए। उसके साथ ही उसे वास की ये बात भी याद आई कि त्यौहार के मौके पर 10 खूबसूरत सुहागनें गर्म पानी के चश्मे में नहाएंगी और पाक आबूक पर अल्पाइन के फूल निशावर करेंगी। ये खुशी के मनाजिर थे, मगर उनमें एक मंजिर रुस्तम को बिल्कुल जुदा नजर आया। उसे एक गली के ऐन दरमियान चंद पाउंदा औरतें बैन करती और अपना सीना कूटती नजर आईं। बर्फ पर पड़ी हुई एक नौजवान की लाश को चारपाई पर डाला जा रहा था। इर्द गिर्द की बर्फ लहू रंग हो रही थी। ये क्या है? रुस्तम ने पूछा। वो मेरा ख्याल है कि इसे भी रीछ ने जख्मी किया है, वास ने कहा। जख्मी किया है? वो तो मर चुका है। अंतड़ियां बाहर लटक रही हैं, रुस्तम ने वजाहत की। शायद वास गड़बड़ा कर रह गया। वो लोग गोदाम के सामने पहुंचे। ये 3-4 बड़े बड़े कमरों पर मुश्तमिल एक तकोनी इमारत थी। पथरीली दीवारों पर आहनी सलाखों वाली खिड़कियां लगी हुई थी। गोदाम का मेन गेट बड़ी भारी भरकम लकड़ी का था। गोदाम के इर्द गिर्द बहुत से अफराद जमा थे। अक्सर के हाथों में लालटेनें या मशलें नजर आ रही थी। एक बात जाहिर थी, ये लोग गोदाम के करीब जाने का रिस्क नहीं ले रहे थे। बर्क जान के मुसल्ला मुहाफिज भी अपनी राइफलों और कुल्हाड़ियों के साथ गोदाम के गिर्द चकराते फिर रहे थे। उनके चकराने में बेबसी का अंसर नुमायां नजर आ रहा था। गोदाम के अंदर हल्की रोशनी मौजूद थी। यकीनन ये लालटेनों की रोशनी होगी। ये भी एक ख़तरनाक अलामत थी। अगर वास के बकौल जानवर वाकई पिपरा हुआ था तो वो किसी लालटेन को दोच कर बारूद के ढेर पर फेंक सकता था और त्यौहार से पहले ही आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे का एहतमाम कर सकता था। अचानक एक हाथ रुस्तम के कंधे पर आया। रुस्तम ने मुड़कर देखा। ये बर्क जान था। उसने अजीब नज़रों से रुस्तम को देखा और कुछ कहा। वास ने तर्जुमा करते हुए बताया, मलक कह रहे हैं कि हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। हम बस्ती के घरों को बचाना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस गोला बारूद को भी।
और फिलहाल हमें इस एमोनिशन की सख्त ज़रूरत है। ये हमारे हाथ से निकल गया तो शूतम खान हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मैं ये काम करूँगा, रुस्तम ने कहा। मुझे हथियार दे दिए जाएं। आधी हथियार का इस्तेमाल तो गोदाम के अंदर हो नहीं सकता, तुम्हें कुल्हाड़ी वगैरह दे देते हैं, वास ने कहा। तुम्हें उस जानवर से निपटने का काफ़ी तजर्बा हो चुका है, तुम तो खाली हाथ भी उसे ज़ेर कर सकते हो। कुल्हाड़ी और एक छुरा, ज़रा लंबे फल वाला, रुस्तम ने वास की बात नज़रअंदाज करते कहा। 2 मिनट के अंदर उसे ये दोनों चीज़ें फराहम कर दी गईं। बरकजान ने एक मोटी चर्मी जैकेट भी रुस्तम को पहना दी। जानवर है किस जगह, रुस्तम ने पूछा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो पिछले हाल नुमा कमरे में चला गया है। दरअसल मुहाफिजों ने उसे डराने के लिए हवाई फायरिंग की। वो बाहर आने की बजाय मज़ीद अंदर घुस गया। वो खासा बिफरा हुआ है। अभी कुछ देर पहले अंदर से टूट फूट की आवाज़ें भी आ रही थीं। रुस्तम ने छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी हाथ में ली, खंजर अपनी जैकेट के नीचे लगाया और गोदाम में घुसने के लिए तैयार हो गया। इसकी ख्वाहिश थी कि इसे एहतियातन एक पिस्टल भी फराहम कर दिया जाता, मगर बरकजान वगैरह इसके लिए रजामंद न थे। रुस्तम ज़रा लंगड़ा कर चलता गोदाम के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। फासले पर मौजूद लोग दम बखुद होकर यह मंजिल देख रहे थे। रुस्तम ने अब तक ज़िंदगी में बहुत से ख़तरात का मुकाबला किया था, मगर उन ख़तरात का ताल्लुक अमूमन इंसानों से होता था। लाहौर, पिंडी के दादागीर, कराची के गैंगस्टर, पंजाब और सरहद के मुख्तलिफ इलाकों के खूनख्वार पुलिस ऑफिसर। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसने कभी सोचा भी ना था कि ऐसे इंसानों और हैवानों से वास्ता पड़ेगा। गोदाम के दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद रुस्तम को सूरत हाल की असल संगीनी का एहसास हुआ। दहलीज पर ही एक मुहाफिज की खून आलूद लाश नजर आई। उसके करीब ही उसकी कुल्हाड़ी और टूटी हुई टार्च मौजूद थी। खूनी जानवर ने मुहाफिज की शाह रग पर पंजा मारा और गर्दन उधेड़ कर रख दी थी। रुस्तम गोदाम के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो हर तरफ असला नजर आया। यहाँ लकड़ी की बेशुमार छोटी बड़ी पेटियां थी, गोलियों वाली बेल्ट्स थी और भरे हुए राइफल मैगजीन लकड़ी की शेल्फों पर तरतीब से रखे हुए थे। रुस्तम मोहतात कदमों से आगे बढ़ने लगा। यहाँ जानवर के छुपने के लिए बहुत सी जगह हो सकती थी और यह पालतू जानवर नहीं था, जंगली था और बहुत खूनख्वार भी। रुस्तम को अच्छी तरह मालूम था कि खेल तमाशों में इस्तेमाल होने वाले जानवरों को यहाँ ताड़ी की तरह का एक नशा पिलाया जाता है, जिससे वो बहुत चौकस और जारे हो जाते हैं। और शायद ये जानवर भी किसी ऐसे ही नशे की तरंग में था। रुस्तम मोहतात कदमों से तीनों कमरों में घूम गया, मगर जानवर दिखाई ना दिया, ना कि उसकी आहट सुनाई दी। तीसरा कमरा बिल्कुल तारीक था। यहाँ रुस्तम ने जैकेट में हाथ डालकर टार्च निकाली। वो टार्च का रोशन दायरा दाएं बाएं घुमाने लगा। चंद सेकंड के लिए तो इसे यही महसूस हुआ कि शायद इस गोदाम में आने जाने का कोई और रास्ता भी है और जानवर वहां से निकल गया है। मगर फिर अचानक इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की तेज लहर महसूस हुई। कोई यकम में था और तेजी से इसके करीब पहुंच रहा था। रुस्तम तड़प कर मुड़ा। खुदा की पनाह, वो एक नहायत जसीम और फुर्तीला जानवर था। वो किसी इंसान की तरह अपने पिछले पांव पर खड़ा होकर रुस्तम पर झपटा। रुस्तम ने बाईं तरफ हरकत करके खुद को नुकीले पंजों से बचाया। उसके साथ ही कुल्हाड़ी का वार किया। कुल्हाड़ी जसीम रीछ के कंधे पर लगी और बिल्कुल बेअसर रही। यकीनन वह मोटी खाल का हैवान था। इस वार के जवाब में रीछ ने इतनी तेजी से पंजा घुमाया कि रुस्तम अपनी कुल्हाड़ी ना बचा सका। पंजे में इतनी ताकत थी कि छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी रुस्तम के हाथ से निकली और हल्की फुल्की शय की तरह उड़ती एक दीवार से जा टकराई। रीछ के खेल में रुस्तम को अब तक जो तजुर्बा हुआ था, उसका निचोड़ यही था कि जानवर की थूथनी से इतना खतरा नहीं होता जितना उसके अगले 2 पंजों से होता है। दर हकीकत यही पंजे रीछ का सबसे कारगर हथियार होते हैं। रुस्तम ने बड़ी महारत से खुद को 20 मिनट तक इन पंजों की जद से बचाया। इसी दौरान में वो जैकेट के नीचे से 9-10 इंच के फल वाला छुरा निकाल चुका था। जानवर इस मोदी तब्दीली से यकसर बेखबर था। वो फुनकार रहा था और रुस्तम को अपने मोहलक जच्छे में लेने की कोशिश कर रहा था। उल्टे पांव पीछे हटते हटते रुस्तम ने अचानक खुद को रोका और एक घुटना जमीन पर टेक कर छुरे का तूफानी वार किया। छुरा दस्ते तक रीछ के नर्म पेट में घुस गया। पेट में से निकलने वाले गर्म खून की पहली पिचकारी रुस्तम को अपने बाजू और कलाई पर महसूस हुई। रीछ आगे को झुका और उसके जिस्म की बेपनाह हैवानी बू रुस्तम के नत्थों में घुसी। यूं लगा कि वो अपने बेशुमार वजन के साथ इसके ऊपर ही आन गिरेगा। रुस्तम ने खुद को उसकी जद से बचाते हुए अपने छुरे को जानवर के पेट के अंदर ही उफ की हरकत दी और उसका शिकम फाड़ कर रख दिया। जानवर मुंह के बल गिरा और होलनाक अंदाज में तड़पने फड़कने लगा। रुस्तम ने पलटकर पैर दर पे कई और वार उसके पैरों और सीने पर किए और उसके लहराते पंजों से बचने के लिए तेजी से पीछे हट गया। खूनख्वार जानवर के जिस्म से खून के कई फुआरे निकल पड़े और लकड़ी की पेटियों को रंगीन करने लगे। रुस्तम 5-6 कदम पीछे हटकर बैठ गया और अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा।
इसके दिल में यह डर भी मौजूद था कि कहीं जां बल्ब रीछ के तड़पने भड़कने से बारूदी पेटियां फर्श पर ना आन गिरें। खून आलूद छुरा अभी तक इसके हाथ में था। कार्रवाई ने ज्यादा तूल नहीं खींचा था, उसके बावजूद रुस्तम ने खुद को थका हुआ महसूस किया। शायद कई हफ्तों तक जारी रहने वाली कैदे तन्हाई की सौबतों ने इसे जिस्मानी तौर पर कमजोर कर दिया था। गोदाम के बाहर से आने वाली आवाज़ें रुस्तम के कानों तक पहुंच रही थी और ऐन मुमकिन था कि कुछ मुसल्ला अफराद सलाखदार खिड़कियों के पास भी आ गए हों और अंदर का मंदिर देखने की कोशिश कर रहे हों। जसीम सफ़ेद रीछ ठंडा हो गया था। अचानक रुस्तम को महसूस हुआ कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है। इसे यूँ लगा जैसे इसके इर्द गिर्द कोई और जानवर भी मौजूद है। इसी दौरान में दौड़ते कदमों की आवाज़ आई, कोई अंदर आ रहा था। फिर रुस्तम हैरत ज़दा रह गया। इसने जरी की आवाज़ सुनी, वो इसे पुकारती हुई आ रही थी। तुम कहाँ हो? रुस्तम ने टार्च की रोशनी उसकी तरफ फेंकी। वो अपने ढीले डाले ओनी लिबादे में थी। उसके लंबे बाल देखकर गुमान होता था कि जैसे यह किसी रेशमी जसीम वाले जानवर के बाल हों। वो भागती हुई रुस्तम की तरफ आई और इससे लिपट गई। तुमने कितना रीछ मारा? उसने हिजानी लहजे में कहा। क्या मतलब? यहाँ एक ही रीछ था। नहीं नहीं, मैं तुमको बताने के लिए आया। यहाँ एक रीछ नहीं, यहाँ 2-3 रीछ है। ये लोग झूठ कहता। यकायक रुस्तम को अंदाजा हो गया कि जरी ठीक कहती है। यहाँ सिर्फ एक रीछ नहीं था। रुस्तम को अपने बिल्कुल सामने तारीकी में 2 छोटी छोटी चमकती आंखें नजर आईं। ये बड़ी कातिल आंखें थी। यहाँ रुस्तम को आतिशी हथियार की जरूरत थी, मगर आतिशी हथियार इसके पास मौजूद नहीं था। इसने जरी को धक्का देकर खुद से दूर फेंक दिया। इसके पास इसके सिवा चारा ना था कि वो इस दूसरे स्नोबियर के सामने आ जाए। रुस्तम का धक्का खाकर जरी जहाँ गिरी, वहीं वो कुल्हाड़ी भी मौजूद थी जो थोड़ी देर पहले रुस्तम के हाथ से निकली थी। जरी ने अजीब नजरों से रुस्तम को देखा और फिर दलेराना अंदाज में कुल्हाड़ी थाम ली। जरी तुम भाग जाओ! रुस्तम जोर से चिल्लाया। वो टस से बस न हुई। तुमने सुना नहीं? कुल्हाड़ी मेरी तरफ फेंक दो और निकल जाओ यहाँ से। मैं इसे अकेला संभाल सकता हूँ। मैं नहीं जाता, वो रूहान सी आवाज में बोली। उसके चेहरे पर हिजानी तासरात थे। सामने तारीकी में मौजूद जंगली रीछ ने गले से एक उसीली आवाज निकाली और रुस्तम पर झपटा। उसे देखते रुस्तम को अंदाजा हो गया कि ये नर है। इससे पहले रुस्तम के हाथों खलाक होने वाली मादा थी। नर ज्यादा भारी और कद आवर था। वो साफ तौर पर नशे में था। वो अपने जिस्म को थल थल हरकत देता तीर की तरह रुस्तम की तरफ आया। रुस्तम ने खुद को उसके अगले पंजों से बचाते हुए नीचे झुकाया और पहले वाले अंदाज में छुरे का भरपूर वार किया। इस मर्तबा यह वार थोड़ा सा ओछा पड़ा। रीछ के पेट की निस्बतन नर्म जिल्द में लगने की बजाय ये उसके पहलू में लगा। छुरा 6-7 इंच तक जानवर के जिस्म में उतरने के बाद उसके कूल्हे की हड्डी में कहीं बेबस हो गया। जब जख्म खाकर जानवर तड़पा तो छुरे का दस्ता रुस्तम के हाथ से निकल गया। यह नहायत खतरनाक सूरत हाल थी। रीछ जख्मी होकर मजीद मुश्तइल हो गया था और रुस्तम खाली हाथ था। रीछ ने रुस्तम को दबोचने की भरपूर कोशिश की। रुस्तम जानता था कि इस मौके पर वो इस मुश्तइल जानवर के हाथ आ गया तो वो शायद इसे मलमल के कपड़े की तरह फाड़ कर रख देगा। यही वक्त था जब जरी एक चिंगाड़ के साथ रीछ पर हमलावर हुई। उसने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए कुल्हाड़ी से रीछ के मुंह पर हमला किया। रीछ उस वक्त तक रुस्तम को तकरीबन दबोच चुका था। अपनी थूथनी पर वो चोटें खाने के बाद पीछे हटा और रुस्तम की मोटी चर्मी जैकेट का सामने वाला हिस्सा उधेड़ता हुआ अपने साथ ले गया। रुस्तम ने नीचे झुके झुके जस की और एक बार फिर रीछ के पहलू में फंसा हुआ छुरा उसके जिस्म से खींचने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। छुरे का फल बुरी तरह हड्डी में धंसा हुआ था। रुस्तम ने अपने पाँव से रीछ की दोनों टांगों के दरमियान जरब लगाई और उसे थोड़ा सा मजीद पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और यही वक्त था जब इस गोदाम में मौजूद तीसरे रीछ ने अकब से हमला किया। वो एक दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। जरी इन लम्हों में बिल्कुल बदली हुई लड़की नजर आ रही थी। वो पलटी और इस नए हमलावर का रास्ता रोक लिया। वो कुल्हाड़ी से दीवाना वार उस पर पल पड़ी। सामने वाला रीछ एक बार फिर फुनकारता हुआ रुस्तम पर आया। कमरे के इस हिस्से में एमुनेशन की बहुत सी पेटियां पड़ी हुई थी। रुस्तम इस जगह किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो उल्टे कदमों पीछे हटता गया और जीनों की तरफ आ गया। सफ़ेद रीछ बगोले की तरह उसके पीछे था, या जैसे वो कोई बर्फ का तोदा हो और अपनी सारी खलाकत आफरीनी के साथ उसके पीछे लटकता चला आ रहा हो। रुस्तम उल्टे कदमों जीने चढ़ा तो रीछ भी वैश्य से खरखराता उसके पीछे आया। छुरा उसके पैरों में महबूस था और उसकी एक टांग लहू लोहान नजर आ रही थी। जीनों की बुलंदी से रुस्तम ने जरी को देखा। उसके मुकाबले एक छोटा रीछ था। वो अपनी जिसामत से रीछ का नौजवान बच्चा नजर आता था। जरी का ऊनी लिबादा फट चुका था और वो बिल्कुल उरियां थी। सिर्फ उसके गले में लिबादे की चंद तजियां लटकी रह गई थी जो उसके पेट तक झूल रही थी।
वो कुल्हाड़ी से पैर दर पे रीछ को ज़रबे लगा रही थी और साथ साथ चिल्ला भी रही थी। उसके लंबे रेशमी बाल हिजानी अंदाज में लहरा रहे थे। रीछ पीछे हट रहा था। रुस्तम को लगा जैसे कदीम ज़माने की कोई जंगली लड़की है जो अपने गार से बाहर एक दरिंदे से बरसरे पैकार है। ये सारा मंजर शायद सेकंड के 5वें हिस्से में रुस्तम की निगाहों के सामने आया और ओझल हो गया। पीछे हटते हुए रुस्तम की निगाह दीवार से लटकी चंद राइफलों पर पड़ी। क्या वो राइफल इस्तेमाल कर सकता है? इसने सोचा। खूनख्वार जानवर के हाथों बेमौत मरने से बेहतर था कि राइफल इस्तेमाल कर ली जाए। ज़रूरी तो नहीं था कि एक गोली चलते ही ये सारा गोदाम धमाकों से उड़ जाए। अगर ये जख्मी जानवर ना मारा जाता तो भी ये गोदाम शदीद खतरे में था। फिर रुस्तम की निगाह में एक और शय आई। राइफलों में से एक राइफल पर संगीन चढ़ी हुई थी। रुस्तम ने हाथ बढ़ाकर ये राइफल खींच ली। रीछ बहुत करीब आ गया था। उसकी सुर्ख कातिल आंखें किसी फरीद की आंखें थी। उसके जिस्म से दो तरह की बू उठ रही थी। एक तो उसकी अपनी हैवानी बू थी और दूसरी बू ताड़ी जैसे नशे की थी जो यहाँ इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल होता था। रीछ ने रुस्तम पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोला। उसका सुर्ख तालू, उसके मोहलक दांत रुस्तम की आंखों से सिर्फ 2 फुट के फासले पर थे। जानवर के मुंह के अंदर लेसदार मादे के तार तक रुस्तम को साफ नजर आ रहे थे। इसने संगीन का भरपूर वार किया। संगीन जानवर के दांतों से टकराती हुई उसके तालू में लगी और खोपड़ी के अंदर तक घुस गई। वो बेपनाह कर से चीखा और पीछे की तरफ गया। उसके पीछे करीबन 1 दर्जन सीढ़ियाँ थी। वो लटकता हुआ जमीन बोस हो गया। रुस्तम सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आए और तड़पते रीछ के ऊपर से जस करके जरी की मदद के लिए लपका। लेकिन उस वक्त जरी का काम खत्म हो चुका था। वो अपने मद्दे मुकाबिल रीछ को भागने पर मजबूर कर चुकी थी। रुस्तम ने छोटे रीछ की सिर्फ पुश्त देखी। वो गोदाम के बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था। जरी चंद कदम उसके पीछे गई और फिर रुक गई। चंद सेकंड बाद बाहर से लोगों का शोर सुनाई दिया। यकीनन उन्होंने लहूलुहान थूथने वाले रीछ को बाहर निकलते हुए देख लिया था। जरा देर बाद ऊपर तले 3 फायर सुनाई दिए। यकीनी बात थी कि यह फायर रीछ को मारने ही के लिए किए गए थे। जरी भाग कर आई और रुस्तम से लिपट गई। वो अजीब अंदाज से बार बार इसका सीना चूमने लगी। उसके अंदाज में मासूमियत नुमाया थी। चंद लम्हों बाद वो पीछे हटी और यही वक्त था जब उसे अपनी बरहनगी का एहसास हुआ। उसके सफ़ेद गालों पर शुफक का रंग फैल गया और एक लख्ते के लिए जैसे उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करे। फिर उसने आसान तरीन रास्ता इख्तियार किया। वो दोबारा रुस्तम से लिपट गई। उसने अपना चेहरा भी रुस्तम की फटी हुई जैकेट में घुसा लिया था। क्या कर रही हो जरी? पीछे हटो। वो खामोश रही। रुस्तम ने फिर उसे टोका दिया। जरी पीछे हटो। उसने अपना सर नफी में हिलाया। नहीं, मेरे ऊपर कपड़े नहीं है। तो इस तरह तुमको कपड़े मिल जाएंगे? रुस्तम के लहजे में सटपटाहट थी। वो जवाब देने की बजाय कुछ और भी रुस्तम के अंदर घुस गई। उसकी सांस दोगुनी की तरह चल रही थी, लेकिन ऐसा किसी रोमानी कैफियत की वजह से नहीं था। यह रीछ से पंजा आजमाई का नतीजा था। रुस्तम खुद भी हाँप रहा था। इनसे चंद कदम के फासले पर सबसे पहले हलाक होने वाले रीछ की लाश पड़ी हुई थी। जरी चलो छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें कोई कपड़ा देता हूँ। रुस्तम ने उसे पिचकारा। एक लम्हे के लिए उसकी गिरफ्त ढीली हुई, लेकिन फिर सख्त हो गई, जैसे वो रुस्तम के जिस्म का पर्दा खोना ना चाहती हो। रुस्तम समझ गया कि वो पीछे नहीं हटेगी। वो उसे इसी तरह अपने साथ लेता हुआ दाईं तरफ मुड़ने लगा। यहाँ फर्श पर जरी का फटा हुआ ऊनी लिबादा पड़ा हुआ था। रुस्तम ने अपने पाँव से ये लिबादा उठाया और जरी के गिर्द लपेट दिया। वो रुस्तम से अलहदा हो गई। उसके गाल अब भी सेब की तरह सुर्ख थे और चेहरा तमतमाया हुआ था। मदद करने का बहुत शुक्रिया जरी, रुस्तम ने कहा। तुम बहुत अच्छा। उसने अपना पसंदीदा फिक्रा दोहराया। तुम अंदर कैसे आई? बस मैं आ गया, मुझको कोठरी नजर आया। इसी दौरान में बाहर से लोगों का शोर सुनाई देने लगा। लोग गोदाम के मेन गेट के करीब पहुंच गए थे। फिर वाज की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी। रुस्तम, तुम ठीक तो हो ना? रुस्तम ने कोई जवाब नहीं दिया और जरी के हमरा बाहर आ गया। इसकी जैकेट इसके जिस्म पर चीथड़ों की शक्ल में झूल रही थी। पुश्त पर क्रूंचों के निशान थे। रीछों से निबर्द आदमाई के दौरान में इसकी पेशानी और रुखसार से खाल छिल गई थी। पता नहीं यहाँ क्या लगा था। शायद उसका चेहरा खुरदरी दीवार से जा टकराया था। वो बाहर निकला तो बहुत से लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे और मेबरकजान भी पेश था। वास ने रुस्तम से पूछा, क्या अंदर कोई और रीछ भी था? अनजान मत बनो वास, तुम सब जानते हो अंदर 3 जानवर थे और तुम लोगों ने मुझे सिर्फ एक का बताया था। मुझे अंदर भेजकर तुम लोग तमाशा देखते रहे। अगर ये लड़की अंदर घुसकर मदद ना करती तो शायद मैं जिंदा बाहर ना आता। ये क्या कह रही हो रुस्तम? अंदर सिर्फ एक जानवर था जिसे अभी लोगों ने मार दिया है। वास के लहजे में हैरत थी। और अंदर जो 2 बड़े रीछों की लाशें पड़ी हैं वो शायद जिन भूत होंगे। रुस्तम के लहजे में शदीद तंज था।
वास ने ताज्जुब से बर्क जान की तरफ देखा और मुकामी जबान में उसे सूरत हालात से आगाह किया। बर्क जान के चेहरे पर भी हैरत के आसार नजर आए। बर्क जान ने गोदाम की तरफ कदम बढ़ाए। कुछ और लोग भी बर्क जान के हम कदम हो गए। ये सब मुसल्ला थे। वास और रुस्तम भी हमरा थे। अंदर पहुंचकर सबकी आंखें खुल गई। गोदाम से बाहर मारा जाने वाला रीछ छोटा था। अंदर 2 जसीम रीछों की लाशें पड़ी हुई थी। इस जगह का नक्शा गवाही दे रहा था कि यहाँ रुस्तम ने शदीद जिद्दोजहद की है। उसने न सिर्फ बदमस्त जानवरों से खूनी लड़ाई की थी, बल्कि उन्हें ऐसी जगहों से भी दूर रखा था जहां बारूद के फटने का अंदेशा हो सकता था। बर्क जान के हुक्म पर एक बड़े चेहरे वाले लहीम शहीम शख्स को मौके पर लाया गया। उसका एक बाजू ताज़ा ताज़ा जख्मी हुआ था और उस पर पट्टी बंधी हुई थी। बर्क जान के सामने पहुंचकर ये शख्स कुछ घबराया हुआ नजर आने लगा। रुस्तम इस शख्स को जानता था। उसका नाम बेश खान था। बेश खान को बेशू भी कहा जाता था। ये इन जानवरों का रखवाला था जिन्हें यहाँ खेल तमाशों में इस्तेमाल किया जाता था। खासतौर से सफ़ेद रीछों की निगहबानी इसी के जिम्मे थी। बर्क जान और बेशू के दरमियान मुकालमा हुआ। इस मुकालमे के बाद बर्क जान काफ़ी तपा हुआ नजर आने लगा। उसने बेशू को बुरी तरह झिड़का और वहां से दफा हो जाने का कहा। उसके बाद उसने खुद को संभाला और रुस्तम की तरफ मुतवज्जो हुआ। अपने इकलौते हाथ से उसका शाना थपका और चंद अल्फाज कहे। वास ने तर्जुमा करते हुए बताया, मलिक तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तुम्हारी दलेरी और महारत से मुतासिर है। रुस्तम अब खुद भी मुकामी ज़बान के काफ़ी अल्फाज समझने लगा था। इसकी ये सलाहियत नासिर से भी बेहतर थी। बर्क जान अपने 4-5 मुसल्ला मुहाफ़िज़ों के साथ गोदाम के मुख्तलिफ हिस्सों में चकराने लगा। शायद वो देखना चाहता था कि कोई और जानवर अलग थलग हिस्से में मौजूद तो नहीं है। रुस्तम ने वास से पूछा, ये सब क्या तमाशा था? ये जानवर यहाँ कैसे आए और झूठ क्यों बोला गया? वास ने कहा, पहली गलती तो बेशू की है। कल के एक खेल के लिए 5-6 रीछ अलहदा से बंद किए गए थे। उन्हें मुसलसल भूखा रखा गया था। उनकी कारकर्दगी देखने के लिए बेशू ने शाम से ज़रा पहले उन्हें नशा भी पिलाया था। ऐसी हालत में उसे जानवरों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, मगर वो सो गया। बदमस्त जानवरों ने बाड़े का दरवाज़ा हिला हिलाकर उसका आहनी खटका टेढ़ा कर दिया और दरवाज़ा खोल दिया। आहटें सुनकर बेशू जाग गया और दरवाजे की तरफ भागा। उसके दरवाजे बंद करते करते 3-4 जानवर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उन्हें रोकने की कोशिश में बेशू खान का बाजू भी जख्मी हुआ है। जानवर भागकर सीधे इस गोदाम में घुस गए। यहाँ गोदाम का निगरान भी मारा गया है। लेकिन बेशू खान ने झूठ क्यों बोला? झूठ बेशू ने नहीं, किसी और ने बोला। किसने? तुम्हारे रकीब ने नेम माने। वास ने जरा हिचकिचाहट के बाद कहा। रीछ जब बाड़े से निकलकर 50-60 गज दूर गोदाम में घुस गए तो बेशू खान भागा हुआ नेमान के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि नेमान खारियात बदमस्त रीछों से मुकाबला कर सकता है। उसने नेमान को सूरत हालात से आगाह किया तो नेमान की दलेरी जाग की तरह बैठ गई। उसने वही किया जो उस जैसे दुश्मन को करना चाहिए था। उसने अपनी जगह तुम्हें फंसाया और उसके लिए अपने दोस्त बेशू को इस्तेमाल किया। वो खुद तो मौके से खिसक गया और बेशू को बर्क जान की तरफ भेज दिया। बेशू ने बर्क जान को बाकी तो सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि गोदाम में रीछों की तादाद कितनी है। बेशू अभी मान तो नहीं रहा, लेकिन यकीनी बात है कि ऐसा उसने नेमान के कहने पर ही किया है। बेशू क्या कह रहा है? क्या उसे पता नहीं चला कि बाड़े से कितने जानवर भागे थे? वो कहते हैं कि भागे तो 3 ही थे, लेकिन उसका ख्याल था कि गोदाम में सिर्फ एक गुस्सा है। वो झूठ बोल रहा है। उसने नेमान के कहने पर ऐसा किया है। मलिक बर्क जान ने उसे 8 पहर की मोहलत दे दी है कि वो इसी दौरान में सच बोल दे, वरना उसे सच उगलवा लिया जाएगा। इसी दौरान में बर्क जान के मुसल्ला मुहाफिज आहनी बेड़ी के साथ आन मौजूद हुए। इस मामले में ये लोग बहुत सख्त थे। अभी थोड़ी देर पहले बर्क जान ने रुस्तम को शाबाश दी थी और उसने काम भी यकीनन ऐसा ही किया था जो तारीफो तहसीन के लायक था। लेकिन आहनी बीड़ी एक अटल हकीकत की तरह अपनी जगह मौजूद थी। रुस्तम की फंसी हुई जैकेट उतार कर इसे दूसरी सदरी पहना दी गई। गोदाम के दरवाजे पर हलाक होने वाले चौकीदार की लाश मौके से हटा ली गई थी, ताम वहां अभी तक खून के धब्बे नुमाया मौजूद थे। 2 पाउंदे पानी लेकर आए और इन धब्बों को धोने में मसरूफ हो गए। तमाशाई रुस्तम को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। दर हकीकत रुस्तम और किसी हद तक जरी की दलेरी ने बस्ती को एक बड़ी तबाही से बचा लिया था। होना तो ये चाहिए था कि देखने वाले इसे एहसान मंदी की निगाह से देखते, मगर इनकी निगाहों में फ़कत तमाशाइयों वाली दिलचस्पी थी और कुछ ना था। उनका ये अंदाज रुस्तम को सख्त नागवार महसूस होता था। जरी कहाँ है? रुस्तम ने वास से पूछा। उसे मुजारियों के पास भेज दिया गया है। अब शायद रुक क्यों गए? रुस्तम ने इस्तफसार किया। अब शायद तुम उसकी शक्ल ना देख सकोगे। उसे सख्त निगरानी में रखा जाएगा। वैसे भी अब त्यौहार में 3-4 दिन ही रह गए हैं। वास के लहजे में गहरी अफसुर्दगी थी। तुम्हारा मतलब है? हाँ, यहाँ के तौर तरीकों के मुताबिक जरी ने हद से तजावुज़ किया है।
और ये दूसरी मर्तबा हुआ है। पहले वो तुम लोगों के साथ उस वक्त पकड़ी गई जब तुम फरार की कोशिश में थे। दूसरी मर्तबा वो अब तुम्हारे पीछे गोदाम में दाखिल हो गई और अपने लिए सख्त खतरा मोल लिया। मुझे यकीन है वो अब ख़ास निगरानी में रहेगी और पेंट चढ़ने तक उसे बंद रखा जाएगा।